नमस्कार दोस्तों, आज के इस फिनटॉक के वीडियो में हम लोग देखेंगे रोसरी बायोटेक के आईपीओ के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि ये किस सेगमेंट में ऑपरेट करता है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान देंगे और लिस्टिंग डेट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मन में सबसे पहला सवाल मेरे बहुत सारे दोस्तों को आ रहा है कि आईपीओ क्या चीज़ है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेशन कंपनी जब अपना शेयर्स पब्लिक में पहले बार के लिए बेचती है तो ये जो प्रोसेस है उसको आईपीओ कहा जाता है। अब हर आईपीओ के पीछे कंपनी का एक मकसद होता है। उसका यहाँ पर रोसरी बायोटेक का जो मकसद था कि यहाँ से जो फंड रेज होगा उस फंड से कंपनी अपने लोन को रिपे कर देगा और वर्किंग कैपिटल को फंडिंग करने के लिए काम में आएगा। और थर्ड जो है, पहले से जो इन्वेस्टेड थे वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। अब कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी 2003 में पहले दफ़ा स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट करने के पीछे दो महानुभूत हैं, एक है मिस्टर एडवर्ड मेनेजे और एक है मिस्टर सुनील चारी। अब दोनों का पास क्वालिफिकेशन वाइज बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा है केमिस्ट्री में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में और स्पेशलिटी केमिकल्स में। अब दोनों के पास एक्सपीरियंस काम करने का इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में 20 ईयर से ज़्यादा है। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है और कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं है। ये आईपीओ लिस्टिंग के लिए दूसरी प्लस पॉइंट है। अब इससे हमें ये पता चलता है कंपनी का बैकग्राउंड सही है तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब कुछ और पैरामीटर्स देखेंगे जो कि हमें पता चलेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो चलिए आगे और मैट्रिक्स के बारे में चेक करते हैं कि ये कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है वो है अब स्पेशलिटी केमिकल्स वाला जो कंपनी है सारे पहले से हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैप्चर फ्रॉम द इंडियन मार्केट है आरती इंडस्ट्रीज। तो कंपटीशन टफ होने वाली है। रोसरी बायोटेक सबसे छोटी कंपनी है। अब मार्केट में जितने भी सारे कंपनीज हैं इसी सेगमेंट में, उनको अगर कंपेयर किया जाए रोसरी बायोटेक का, तो ये एक कंपैरिजन का मैंने एक स्टैट्स दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की ईपीएस के हिसाब से कौन कंपनी कितना मार्केट में कंट्रीब्यूट अपना शेयर होल्डर्स को कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो है उनकी अर्निंग कैपेसिटी और अतुल लिमिटेड की अर्निंग कैपेसिटी बाकियों से बहुत ही ज़्यादा है। अतुल लिमिटेड पर शेयर पे 224 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि रोसरी बायोटेक 13 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये मामले में तो हमको देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये रहा प्राइस टू अर्निंग, जिसको हम PE रेशियो कहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोसरी बायोटेक का PE हायर एंड पे है, जबकि अतुल लिमिटेड जो इतनी हाई EPS दे पा रहा है वो 19.94 के PE में है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे, जबकि इसकी अर्निंग जो है प्राइस टू अर्निंग का जो रेशियो है बहुत ही हाई है। चलिए और कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं ताकि हमें अपने साइड में पॉइंट्स ऐड करने में हेल्पफुल हो। इंडिविजुअल रोसरी बायोटेक का देखा जाए तो मैंने उसका 5 मैट्रिक्स लिए हैं, रेवेन्यू और एक एबिटा, प्रॉफिट, नेट कैश फ्लो, EPS। 2018 से 2020 को कंपेयर किया जाए तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल है, प्रॉफिट रेवेन्यू का 10% हो रहा है और नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो कंपनी 2 साल में 3 टाइम्स
अर्निंग पर शेयर में ग्रो कर चुका है। तो आगे इसी ट्रेंड को फॉलो करें, ये हमारा और भी देखते हैं। अब पब्लिक डोमेन में कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, अब तो उसके कुछ अचीवमेंट्स है, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कंपनी के वर्क परफॉर्मेंस से। 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, तब से लेकर 2020 तक कंपनी को 5 टाइम्स अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें से 2009 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अवार्ड दिया था, जो कि 27,000 कंपनीज में कॉम्पीट करके ये कंपनी को ये अवार्ड मिला हुआ था। तो ये एक बड़ी प्लस पॉइंट है, हमें ये पता चलता है कि कंपनी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। 2018 में इनको स्टार परफॉर्मर अवार्ड मिला था फ्रॉम अरविंद टेक्सटाइल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम ये सबसे जान सकते हैं कंपनी इस कंपटीशन को झेलने के लिए अपना। अब देखते हैं कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट्स जो कि हमें नजर देना चाहिए, जैसे कि कंपनी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसमें सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात रहा तो पॉइंट नंबर 11 में कंपनी के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट के हिसाब से नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट्स को मार्केट में फ्लोट रखने के लिए इनको रिसर्च की बहुत ही आवश्यकता है और इनके पास वो फैसिलिटीज है और वो एक्सपीरियंस भी इनके उसके साथ ही है। तो ये एक पॉइंट है जो हमें ये कंपनी का प्लस पॉइंट गिनाने में हेल्प करता है। और जब ये अपना प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इनके पास जो नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में 194 डिस्ट्रीब्यूटर्स, लगभग हर स्टेट के लिए 5 डिस्ट्रीब्यूटर प्लस हैं। तो ये भी कंपनी के फेवर में ये पॉइंट है। और विदेशों में भी ये लोग ऑपरेट करते हैं, 17 कंट्री में 27 डिस्ट्रीब्यूटर्स ये लोग रखे हुए हैं। और देखते हैं ये कंपनी F&S के रिपोर्ट में 30 सितंबर 2019 में अपना एक पॉइंट दर्ज किया हुआ है, जैसे कि इट इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चरर भारतवर्ष में। ये एक पॉइंट है जो कि इसके लिए प्लस पॉइंट है। और मैं ये पॉइंट को आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि ये भी उसका एक नेगेटिव पॉइंट में भी हो सकता है। कंपनी को ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में प्रोडक्ट लाइन जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स में भी ये हर सेगमेंट में अपना वेरिएंट्स बना के रखे हैं और लगभग उनके पास 1900 डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज है। तो अब डिपेंडेंसी इनका टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है, ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि उनका रेवेन्यू का 60% टेक्सटाइल सेक्टर से आ रहा है। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आए तो इनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। अब इनके पास और एक सेकेंड सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इनका कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, इनके पास कोई भी बड़े प्लेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, अगर और इनसे अच्छे क्वालिटी में भी आ जाए और या फिर क्वालिटी कम्पिटिटिव हो तो इनको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। ये बात इनको कंपनी भी समझती है और पहले से लेकर आज तक उस पर काम भी कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि IPO कैसे आप ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे IPO हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला बात यह है कि हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इशू डेट ओपन का है 13 जुलाई, इशू डेट क्लोज का है 15 जुलाई। 3 दिन का टाइम देगा, उसी में आपको अपना सब्सक्राइब कर लेना है। जिन लोगों को मिल जाएगा शेयर्स उन लोगों का
डीमैट अकाउंट में 22 जुलाई को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों को नहीं मिला होगा शेयर, उनको 21 जुलाई में उनका अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब लिस्टिंग होगा 23 जुलाई को होने वाला है। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 13 लॉट्स मैक्सिमम ऑर्डर कर सकते हैं और एक लॉट में 35 यूनिट्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकता है। दैट इज इक्विवेलेंट टू 1,94,000 अप्रोक्स लॉट्स है। थोड़ा लॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। लॉट साइज 35 है। मैक्सिमम लॉट कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ले सकता है वो है 13 अपने नाम पे। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे लेना चाहते हैं तो आप 13 इंटू मल्टीपल्स में ले सकते हैं। अपने नाम पे 13, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी 13 करके भी ले सकते हैं। जितने मेंबर्स उतना 13 करके ले सकते हैं। पर ये बात भी याद रहे कि अपने नाम से 2 डिफरेंट अकाउंट से लॉट पंच करेंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जो लोग NRI हैं वो लोग अगर 2 लाख के ऊपर भी चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उनके लिए एक फॉर्मेट है, वो एसबा फॉर्म में फिलअप करके ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है IPO लिस्टिंग में बेनिफिट कैसा लेते हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस IPO लिस्टिंग के पीछे इन्वेस्टमेंट करने के 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि 10-15 दिन पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट किए और जो भी प्रॉफिट है उसको लेकर निकल गए। ये एक टाइप है, इनको कहते हैं लिस्टिंग गेन्स वाले लोग हैं। और एक होते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग टाइप के लोग होते हैं। अब लिस्टिंग गेन्स उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है पैसा जल्द से जल्द करके निकाल के ले जाएं। और ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग वालों का ये आइडिया रहता है, वो मार्केट को पूरा स्टडी करते हैं, मार्केट के डायनेमिक्स को समझते हैं और उसी हिसाब से वो कंपनी में पैसा लगा के वो लोग लगभग 10 साल अपना टाइम होराइजन जो भी फिक्स किए हैं उसी हिसाब से वो उसको भूल जाते हैं। फिर उसके बाद आके उसमें से वो प्रॉफिट रीप करने के लिए आते हैं। अब और एक पॉइंट ऐसा है, बहुत सारे नए दोस्त हैं जो लोग पहले बार IPO इस बार अप्लाई करेंगे, उनको और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत शायद पड़े, तो इसलिए मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। अगर कोई चाहे तो वो बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि ये जो IPO लिस्टिंग हो रहा है ये 3 सेगमेंट में हो रहा है। एक रिटेल सेगमेंट जिसमें आप और हम आते हैं, और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है और एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। अब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हो सकते हैं, वो बैंक्स भी हो सकते हैं। वो अब ये पार्टिसिपेशन में हमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास 50% का स्लॉट रहता है। तो यहाँ हमें देखना है 13th को 14th को जो भी वो लोग सब्सक्राइब किए होंगे 14th के इवनिंग को वो रिफ्लेक्ट करेगा। उसमें हमको ये चेक करना है कि हाँ कितना % उसमें से सब्सक्राइब हुआ है। आउट ऑफ दैट 50% कोटा हाउ मच दे हैव सब्सक्राइब्ड। अगर 40% अगर सब्सक्राइब हो गया है तो आप ये मान सकते हैं कि ये कंपनी में इनको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होने का संभावना लग रहा है, तो इसीलिए ये लोग इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अगर QIB 10% के जैसे हो तो आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर इनका इंटरेस्ट कम है। तो जो लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन लोगों को इंटरेस्ट रहता है वो इनको देख के भी ट्रैक करके अपना डिसीजन ले सकता है। एंड सेकेंडली ये बात भी जानना जरूरी है, मार्केट डायनामिक्स बहुत काम करता है, उस टाइम पे मार्केट किस सिनेरियो में गुजर रहा है और ये भी जानना जरूरी होता है और ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अभी हम लोग और एक मैट्रिक्स को एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ देखेंगे जो लोग पार्टनर हुए हैं ये IPO को लॉन्च करने में,
उनकी पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। यहाँ पर एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। पहले जो भी कंपनीज के आईपीओ प्रोसेस के पार्टनर हुए हैं तो उनके लिस्टिंग डे पे पॉजिटिव क्लोजिंग के बारे में बात करें तो एक्सिस कैपिटल का 43% टाइम पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 60% टाइम्स पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये रोसरी बायोटेक 50% चांस है कि पॉजिटिव क्लोजिंग दे सके। अब इनका लास्ट 5 लिस्टिंग के बारे में देखें, एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दोनों 60% एफिशिएंटली 80% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न देने का इन लोगों का रिकॉर्ड है। तो आशा करता हूँ और इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका इस आईपीओ के बारे में राय क्या है। क्या इसे बाय करना चाहिए, क्या इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए? और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ऐसे अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।